बड़ी खबर यह है कि डील पर साइन से पहले ट्रंप ने दिया है बड़ा संकेत। क्या है संकेत? ट्रंप ने आराघची का एक्स पोस्ट रीपोस्ट किया है। पोस्ट में आराघची ने डील पर सहमति की बात कही थी। आराघची ने कोई अनुमान न लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा शानदार समझौता होने वाला है। तो एक संकेत ट्रंप ने दिया है, आराघची के पोस्ट को रीपोस्ट किया है और यह कहा है कि शानदार डील होने वाली है। उधर आराघची कह रहे हैं कि कोई अनुमान न लगाया जाए, लेकिन यह पहली बार है जब डील को लेकर दोनों तरफ से कुछ सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि हां ऐसा हो सकता है। क्या खबर है, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। कल देखिए जिनेवा में डील पर फाइनल मुहर लगेगी। क्या यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? एक शानदार समझौता होने वाला है। आराघची कह रहे हैं समझौता पहले से कहीं अधिक करीब है समझौते के हम किसी डील पर पहुंच सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं डील के मुताबिक ईरान के पास एटम बम नहीं होंगे। आराघची कह रहे हैं समझौते से पहले डिटेल्स पर अनुमान न लगाया जाए, किसी तरीके का कयास न लगाया जाए। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के साथ अब युद्ध खत्म करने का समय है। आराघची कह रहे हैं समझौते के बाद 60 दिनों की दूसरे चरण की वार्ता। और ट्रंप का कहना है कि समझौते के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा। आराघची कह रहे हैं दूसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध हटाने पर बात होगी, यानी पहले चरण के बाद उस पर बात होगी। ट्रंप कह रहे हैं डील की शर्तें मानने पर ही संपत्ति अनफ्रीज होगी। आराघची कह रहे हैं परमाणु संवर्धन प्रतिबंधों से राहत पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आराघची एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जबकि ट्रंप बहुत हमेशा की तरह बहुत आगे जाकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। मनीष, ट्रंप के रिपोस्ट को यानी कि आराघची के पोस्ट को रिपोस्ट किया और साथ ही हाई होप्स वाली बात एक बार फिर से वो कह रहे हैं, जबकि आराघची बहुत नपे तुले अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं, सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने खजाना खोल दिया है, जो चाहिए ले जाओ। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री जिस तरीके की बात उन्होंने सोशल मीडिया में की है या फिर जिस तरह के बयानबाजी विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई है, दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया ने देखा कि नेगोशिएशन के मामले में ईरान किस हद तक एक अलग लेवल पर है। और आज की बात नहीं है, बल्कि ईरान का इतिहास कहता है कि सैकड़ों सालों से नेगोशिएशन के मामले में ईरान ने किसी एक विषय पर, कि आज शनिवार का दिन है, केवल इस पर वो इन 10 साल तक डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि ट्रंप चाहते हैं कि बैठकर डील की जाए, डील को लेकर नेगोशिएशन हो। तो ये ईरान की मनचाही मुराद है। आप कह सकते हैं कि ईरान के लिए ये जीत जैसा है और इसीलिए वो इस तरह का रिएक्शन भी दे रहे हैं। रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त किसी भी कीमत पर एक डील दिखाना चाहते हैं कि मैंने ओबामा से बेहतर डील करके दिखाया वगैरह वगैरह। तो अब आज की तारीख में जो डील प्रेसिडेंट ट्रंप समझ रहे हैं, वो डील बस इस बात की हुई है कि हम आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे, क्या टॉपिक होगा, वो सब इस डील के बाद तय होगा। तो यहीं से बात खत्म हो जाती है। बल्कि मुझे साफ तौर पर लगता है कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जो इस पूरे प्रकरण के दरमियान जो पाकिस्तान का रोल था एज ए फैसिलिटेटर, वो खत्म होता दिखता जा रहा है। एक बार फिर से टिपिकल यूरोपियन जमीन पर कुछ भी फैसला हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में फिर से बातचीत होने लगी। पाकिस्तान की वैल्यू धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। मुझे लगता है कि बस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा होगा कि हुजूर कम से कम मुझे एक ट्वीट कर देने दीजिए, ताकि मैं कहूंगा कि ये सब कुछ होने जा रहा है, बस मुझे इतना क्रेडिट मिल जाए। जी, और बिल्कुल, और क्योंकि कल की जो तारीख है वो सामने आ रही है, और आप इस तारीख को अगर बात करें 14 तारीख को, तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईरान कोई ऐसा जन्मदिन पर गिफ्ट भी नहीं देना चाहेगा कि खुद का नुकसान हो और डोनाल्ड ट्रंप खुशी की मारी उछलने लग जाए। एक और बड़ी खबर, डील को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद बरकरार। हॉर्मुज़ कंट्रोल करने पर स्थिति साफ नहीं है। हॉर्मुज़ में टोल वसूली छोड़ सकता है ईरान। परमाणु कार्यक्रम पर भी मतभेद बरकरार है। फ्री संपत्ति पर दोनों के अलग अलग दावे। तो देखिए कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया 40 दिन के युद्ध के बाद, और हमने देखा कि कैसे बार बार वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया बस अब डील होने वाली है, बस अब ईरान मान चुका है, ईरान सारी शर्तें मान चुका है, लेकिन हर बार ईरान नकारता हुआ नजर आया, खारिज करता हुआ नजर आया। तो जानिए आप वो 4 मुद्दे जिन पर तो अभी भी पेच फंसा है, विवाद बना हुआ है। नंबर 1, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अमेरिका क्या बोल रहा है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, ट्रांजिट फीस नहीं लेने देंगे ईरान को। जिस टोल वसूली की बात ईरान करता है, लेकिन ईरान का क्या कहना है? ट्रांजिट फीस का कोई जिक्र डील में नहीं करना चाहता। तेहरान पूरी तरह से मैनेज करेगा, यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरा दबदबा डील फाइनल होने के बाद भी ईरान का होगा। अब बड़ी बात क्या है ये आप समझिए, ईरान ने टोल वसूलने की मांग छोड़ी, ये कहा गया है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या है? अमेरिका कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा, एटमी डस्ट नष्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा। ईरान का बोलना है डील के 60 दिन के बाद तक बातचीत होगी, यानी पहले डील करो और डील के 60 दिन के बाद तक इस पूरे मसले पर बात होगी। परमाणु पर बात करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। बड़ी बात क्या है इसको लेकर? ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर फिलहाल अभी तैयार नहीं है, और अमेरिका क्या बोल रहा है कि ईरान ने तो हमको बकायदा पूरी तरह से इंश्योर कर दिया। अब ईरान की फ्री संपत्ति को लेकर क्या पेच है? अमेरिका कहना है कि डील पर अमल नहीं तो पैसा अनफ्रीज नहीं होगा। ईरान को परमाणु समझौतों का पालन करना होगा हर हाल में। ईरान का कहना है 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अनफ्रीज करनी पड़ेगी। डील पर साइन होते ही 12 अरब डॉलर शुरुआत में रिलीज करने होंगे, यानी कि जो आधी संपत्ति उसको तुरंत साइन करके रिलीज करना होगा। बड़ी बात यह कि तुरंत 12 अरब डॉलर जारी नहीं किए गए तो फिर एक बार फिर से ईरान भड़क सकता है। लेबनान के मसले पर क्या हो रहा है? अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को हमला रोकने के लिए कहा जाएगा। ईरान का कहना है हिजबुल्लाह को हमले रोकने के लिए हम कहेंगे, यानी दोनों पक्ष अपनी तरफ से कहेंगे कि हमलों को रोका जाए। बड़ी बात यह कि इजराइल और हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी कि अमेरिका और ईरान तो बोल रहे हैं, लेकिन जो पक्ष लड़ रहे हैं वो आपस में लगातार उलझे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है क्या, क्योंकि इस बात के आसार जताए जा रहे हैं कल यानी कि 14 तारीख को सब कुछ संभव हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि खुद को यह तोहफा दिया जाए। क्या यह सब कुछ मुमकिन होगा ऐसे में जब हमने तमाम पॉइंटर्स बताए हैं जहां पेच अभी भी फंसा हुआ है?
3.5 महीने के बाद में सुई वहीं अटकेगी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा खराब हालत में अटकेगी अगर कल जिनेवा के अंदर ये डील साइन हो जाती है। क्योंकि जो खास मुद्दे हैं जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी गई, अमेरिका उस लड़ाई के अंदर आया था, उसमें से किसी भी एक मत के ऊपर ना कोई बातचीत है, ना कोई आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि भले ही सोशल मीडिया के थ्रू एक काफ़ी ऊंची आवाज़ में एक नैरेटिव शेप करके अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप इस डील को अपनी सक्सेस माने, मगर जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो दुनिया है, वो समझेगी कि ये जो डील है इट इज़ नो डील। और इस डील के अंदर एक्चुअली में जो स्टेटस था 28 फेब को, उससे कहीं बुरी हालत के अंदर अमेरिका है और इजराइल है इस वक्त। तो एक ये अहम मुद्दा देखने की बात है। दूसरा, जो लोग सोचते थे कि भाई ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है, अगर ये बात मान ली जाए कि $10 बिलियन यूएई देने को तैयार हो गया ईरान को डायरेक्टली, कतर ने भी कुछ समय पहले उनके ऊपर फायरिंग न करी जाए उसके लिए कुछ पैसे दिए थे, तो जो इनके 24-30 बिलियन डॉलर्स के बारे में बात हो रही है, तकरीबन उसका 50% पैसा तो उसने वापस ले ही ले लिया है। तो उसको पैसे की जो एक क्रंच था, जो तेल की वजह से था, वो सब क्रंच खत्म हो गया। और तीसरा एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इजराइल का डिसीजन इसके अंदर उसका अपना डिसीजन है, वो नेतन्याहू का नहीं है। आज हिजबुल्लाह एक किनारे पर है और ये एक ऑपरेशन जो चल रहा है नेतन्याहू का, इजराइल का, उसने इजराइल। सर लौटेंगे आपके पास और इस वक्त तस्वीरें आ रही, देखिए प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। यूरोप का मिशन प्रधानमंत्री का G7 की बैठक में भी शामिल होना है। क्या खास रहेगा इस दौरे में? दुनिया की भी निगाहें हैं क्योंकि इस वक्त यूरोप के सामने भी एक अलग सी चुनौती है और भारत के सामने फिलहाल ऊर्जा की भी चुनौती है जो मौजूदा वैश्विक हालात है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अहम दौरा जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यूरोप के प्रमुख देशों G7 कंट्रीज और भारत के बीच अहम साझेदारी आगे बढ़ेगी। अब मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो हालात है, जिस तरह की सिचुएशन है और जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि जिनेवा में एक अहम डील होने की संभावना जताई जा रही है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूरोप, G7 में बैठे सम्मेलन में शामिल होंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से? क्या क्या आउटकम हो सकता है इस यात्रा के बाद? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूरोप के 2 देशों के दौरे पर हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया, और 6 दिन का ये दौरा होगा 13 जून यानी कि आज से लेकर 18 जून तक के लिए। और इस दरमियान प्रधानमंत्री 2 बार फ्रांस जाएंगे, यानी कि आज जब वो फ्रांस जा रहे हैं तो कल उनकी फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी और मेरी जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक समझौते पर दस्तखत होंगे दोनों देशों के बीच में। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से स्लोवाकिया चले जाएंगे। स्लोवाकिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जहां पर पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री का दौरा होगा। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन वहां रहने के बाद दोबारा से जब प्रधानमंत्री लौट कर आएंगे तो जिस जिनेवा का आपने जिक्र किया उसके ठीक पास में ही फ्रांस का एक शहर है एवियन, जहां पर इस समय G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 16 और 17 जून को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 के मेंबर कंट्री भी होंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों को भी वहां पर न्योता दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार फ्रांस की होस्ट कंट्री है तो उसने भारत को विशेष रूप से आमंत्रित इस मायने में किया है कि लगभग सभी सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 सत्र में वहां पर संबोधित करेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी 1-to-1 मुलाकात की काफी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जाहिर है कि भारत और फ्रांस के बीच अभी राफेल डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और फ्रांस के जो एम्बेसडर से मैं जब एक बार बात कर रहा था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे पर जिस स्तर का भरोसा करता है, तो आप उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये समझिए कि प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल में ये 7वीं बार है जब वो फ्रांस जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब भारत और यूरोप के बीच का एंगेजमेंट काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये दौरा इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच आज की तारीख में स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो रेयर ही यूरोप के किसी और देश के साथ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल फ्रांस के लिए बल्कि भारत और यूरोप के संबंध बिल्कुल। तो ये दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, इसको और ज्यादा गहराई से समझते हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी सर भी है। सर, तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि फ्रांस स्लोवाकिया की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन जो मौजूदा वैश्विक संकट है, जो मौजूदा वैश्विक हालात है, कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री की तरफ से 5 देशों का दौरा किया गया था और अब फ्रांस और स्लोवाकिया का। और सबसे खास बात है कि फ्रांस में ही जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे तो वहां पर अरब देशों के, अरब मुल्कों के भी जो नेता है वो भी मौजूद रहने वाले। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा संकट है मिडिल ईस्ट का, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो भारत के लिहाज से, मिडिल ईस्ट के संकट के लिहाज से कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि हिंदुस्तान ने इस बदलती हुई जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक कन्वर्सेशन को बदला है, रिकन्फिगरेशन किया ग्लोबल कन्वर्सेशन को। और इसकी जो छाप है अभी आदरणीय जयशंकर जी के आप उस समिट में देख सकते हैं, यूरोप में किस तरह से उन्होंने यूरोप को झांकी दिखाई हिंदुस्तान की तस्वीर को लेकर के। तो मुझे लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस पर पहुंचते हैं तो वही फ्रांस है जब 2015 पर दुनिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की शिलान्यास या कह सकते हैं पटकथा रखी गई, भारत में गुड़गांव में उसका मुख्यालय रखा गया, हेडक्वार्टर गया, वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो फ्रांस के साथ हमारा सिर्फ डिफेंस ही नहीं, एनर्जी को लेकर के और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के आपस में दोनों नेताओं के बीच एक बहुत अच्छी समझ है, एक सामंजस्य भी है। मुझे लगता है फ्रांस एक सेतु का काम करता है ग्लोबल और साउथ जो ब्लॉक है उसको लेकर के। और हम हिंदुस्तान जब आने वाले टाइम में सितंबर में ब्रिक्स को होस्ट करेगा, उस समय ये देश और आदरणीय प्रधानमंत्री जब यूरोप पर पहुंचते हैं तो एक तरह से जो ब्रिजिंग वॉइस को लेकर के वहां पर हिंदुस्तान एक ब्लूप्रिंट करता है। मुझे लगता है इन सब सारों बिल्कुल। G7 दुनिया का सबसे ताकतवर समूह है आर्थिक रूप से देखें तो, वहां पर भी बैठक से क्या निकल कर आएगा इस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार था अमेरिका, एक जानकारी सामने आ रही है। और क्या जानकारी है वो आपको बता दें, ट्रंप ने आखिरी वक्त में ग्राउंड ऑपरेशन को टाल दिया, इस प्लान को कैंसिल कर दिया। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका, जवाबी कार्रवाई के खतरे की वजह से इस ऑपरेशन को टाला गया।
तो देखिए ट्रंप ने इस ऑपरेशन को टाल दिया, तैयारी तो थी ही। और इधर देखिए यह भी दावा किया जा रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो है ईरान का वो नहीं चलेगा। साइन होने के 7 दिन बाद में इस पर सहमति बन पाएगी। फिलहाल 7 दिन का एक ब्लॉक पीरियड होगा। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि परमाणु पर ईरानी रुख में बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा चेंज सामने आया है। परमाणु बम न बनाने के लिए तैयार है, एक्सियोस का दावा यह सामने आया है। और ईरान ने अपना स्टैंड बदला है, एटमी स्टैंड, और इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार डील पक्की होगी। तो क्या है इसमें, क्या जानकारी सामने आ रही है नई डील में, क्या है इसको लेकर? तो ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम न चलाने का वादा किया गया है। तय करना होगा कि ईरान अपने वादे को पूरा कर रहा है। अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो फ्री संपत्ति जारी नहीं होगी, सिविल न्यूक्लियर के इस्तेमाल पर रोक नहीं होगी। क्या ईरान ने अपना स्टैंड बदला है? पहले ईरान ने परमाणु कार्यक्रम टालने का ऑफर दिया था। 10 से 20 साल तक कार्यक्रम को टालने का ऑफर ट्रंप ने मंजूर नहीं किया। नई डील में परमाणु कार्यक्रम रोकने पर सहमति बन सकती है और न्यूक्लियर डस्ट नष्ट करने पर भी ईरान तैयार हो सकता है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या वाकई में ईरान को फाइनली, मतलब अगर कोई डील करनी है, वाकई में इस इलाके में थोड़ा सा स्ट्रेस को अपने ऊपर से हटाना है, तो न्यूक्लियर इश्यूज पे उसे अपने स्टैंड को डाइल्यूट करना होगा? और क्या उसका पहला संकेत आ गया है? जी नहीं, मैं नहीं मानता, और ईरान कभी नहीं करेगा न्यूक्लियर इश्यू को डाइल्यूट, क्योंकि इसी मुद्दे पर यह युद्ध की शुरुआत हुई थी और इस मुद्दे पर ये अंत नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान ने बहुत कुछ खोया है अपना। तो ये जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है और सारी जो इश्यूज और ज्यादा न खोए, इसके लिए क्या वो स्टेप नहीं लेगा? और देखिए, जो और इस वॉर में जो बाई प्रोडक्ट किया है, जैसे हॉर्मुज है, वहां पर समझौता हो सकता है, जो फ्रोजन एसेट्स है वहां पर समझौता हो सकता है, लेकिन जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये उसका एक यूएसपी, उसका डीएनए, वो कभी नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए रवि जी, आने वाले टाइम में ये वही बिंदु है जहां पर दोनों देश आमने सामने भी खड़े हुए हैं और इतनी ज्यादा बेसब्री से ट्रंप को इंतजार है। और आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, ये उतावलापन दुनिया ने कही। लेकिन फिर संदीप त्रिपाठी सर, क्या हासिल हुआ अमेरिका को? 40 दिन का युद्ध लगातार हम देख रहे हैं, हमले हुए हैं, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ना तो फिर जो इस्लामिक शासन है वो हट पाया है। और चलिए आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इस सवाल के साथ आते हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार था। जी हां, ट्रंप ने आखिरी वक्त में टाला है ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका। जवाबी कार्रवाई के खतरे की वजह से ऑपरेशन को टाला गया। तो देखिए, संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका, लेकिन यह बहुत जटिल भी था और हो सकता है कि अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस भी सकता था। इसको एंड वक्त पर टाला गया। तो ट्रंप ने टाला ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन। खबर क्या है पहले आप जानिए। ग्राउंड ऑपरेशन के तैयार था अमेरिकी प्लान, संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की प्लानिंग थी। मई के आखिरी हफ्ते में किया जाता यह ऑपरेशन। देखिए, ये वक्त भी, टाइमलाइन भी सामने आ रही है। फ्लोरिडा के सेंटकॉम हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई। सैन्य अधिकारी डैनकैन को प्लान पूरी तरह से समझाई। नाटो मीटिंग बीच में छोड़कर पहुंचे थे डैनकैन। आखिरी वक्त में ट्रंप ने ऑपरेशन को रोक दिया। मकसद क्या है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरी तरह से खात्मा करना, संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के कब्जे में लेना। क्यों टाला गया ट्रंप को? जमीनी ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी गई, ग्राउंड ऑपरेशन के खतरे ट्रंप को बताए गए, ईरान की जवाबी कार्रवाई पर चेतावनी दी गई, यूएस सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई गई और युद्ध और लंबा चलने का अंदेशा जताया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ने का खतरा भी जताया गया। और इन सब के बीच देखिए, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह में जंग जारी है और खबर यह आ रही है कि कफर सेबरनीत पर कब्जे की कोशिश में है आईडीएफ और हिजबुल्लाह लड़ाकों में टकराव जारी है। तो एक तरफ तो डील की बात कही जा रही है, लेकिन आप देखिए हिजबुल्लाह के मामले पर अभी भी कहीं कोई तनाव कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को बनाया टारगेट। आईडीएफ जवानों पर किया गया रॉकेट अटैक। काफर खन्ना में घुस रहे थे आईडीएफ के जवान। हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और वहीं दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला, नबाती शहर पर इजराइल ने अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पर आईडीएफ ने गोले दागे हैं। डील पर वार्ता के बीच यूएस और ईरान में तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी ड्रोन को गिराया गया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को टारगेट बनाया। और डील से पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान आया है। इजराइल को अलग थलग करना सही नहीं होगा, ये मेलोनी ने कहा। इजराइल को अलग करना किसी के लिए ठीक नहीं। कुछ देश बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। खेलने की उम्र में बच्चों को ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। पश्चिम देशों को इस स्थिति पर बात करनी चाहिए, ये मेलोनी ने कहा है। तो क्या यूएस ईरान डील से नेतन्याहू परेशान हैं? देखिए, कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने कल नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने ईरान डील की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी डील होगी। ट्रंप बोले अब जंग खत्म करना होगा, ये कहा है। तो डील से क्या नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी देखिए। 4 महीने बाद चुनाव में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, हिजबुल्लाह को खत्म करने का जो वादा है वो पूरा नहीं होगा। हिजबुल्लाह पर जवाबी हमले से पहले भी पूछना होगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जा छोड़ना पड़ सकता है, जहां पर आईडीएफ की मौजूदगी है। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। डील से ईरान को अरबों रुपए मिलेंगे, जिससे वो और ज्यादा मजबूत होगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू या मनीष खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे कि आखिर इजराइल को क्या हासिल हुआ। ना तो इस्लामिक शासन जिसका जिक्र किया गया, ना तो वो हट पाया, ना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए ईरान तैयार है। और हिजबुल्लाह पर भी कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे, कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं इजराइल को। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कॉल किया और उन्हें बताया कि हम ये डील करने जा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक सरप्राइज मोमेंट था। और इस पर वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बहुत रेसिस्ट नहीं किया, वो कुछ नहीं बोले। और अभी भी देखें तो प्रधानमंत्री हो या फिर इजराइल के
दूसरे मंत्री वो पब्लिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर खाने वो लोग आपस में इस बात पर बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अब आने वाली जो लड़ाई है वो बगैर अमेरिका के लड़नी पड़ सकती है और उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी ईरान पर अटैक की बात करते हैं, कभी डील करने की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में वो असली खतरा नहीं देख पा रहे हैं, ये इजराइल मान रहा है। और वो असली खतरा क्या है? असली खतरा यही है कि ईरान को मनचाही मुराद मिल गई है, यानी कि ईरान को वक्त मिल गया है, ईरान को नेगोशिएशन के नाम पर वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर उसे तेल बेचने से कुछ कमाई हो जाएगी, या फिर जहां पर उन्हें कुछ एसेट्स डिफ्रीज करने से कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। अब आप देखिए कि पिछले दिनों आईएईए ने ये मांग की, लेकिन बताया लेकिन मनीष, कहां रखा है। ये सारी बातें हकीकत ये है कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो खबर अब हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर ये बताती है कि इस डील को लेकर इजराइल में क्या माहौल है। देखिए, अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल है और लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने यह दावा किया है, भविष्य में ईरान से अकेले भी लड़ेंगे, जैसा कि मनीष कह भी रहे थे, और लगभग यही संकेत हर तरफ से दिखाई दे रहा है कि आखिरकार अपनी जंग इजराइल को अकेले लड़नी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कैसे अमेरिका ईरान डील के खिलाफ नजर आ रहा है इजराइल। तो देखिए, जहां तक सबसे बड़े मुद्दे की बात है ईरान, वहां ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो समझौते के बेहद करीब है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स की ओर से कहा जा रहा है भविष्य में ईरान से अकेले भी लड़ने को तैयार है इजराइल। इसी तरह लेबनान के मुद्दे पर ट्रंप की ओर से कहा गया कि ईरान से बातचीत जारी है, जो समझौता उसमें लेबनान पर बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल कार्ड्स ने साफ कर दिया है, क्या बोल रहे हैं वो, लेबनान में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा, यानी इजराइल अमेरिका की बात नहीं मानने वाला, सेना पीछे नहीं हटने वाली। और इसी तरह से परमाणु हथियार पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो कार्ड्स ने सीधे कहा ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा किसी भी शर्त पर। बड़ी बात तो यह है कि ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल में साफ तौर पर मतभेद नजर आ रहा है। इजराइल वार्ता नहीं, ईरान पर सैन्य एक्शन के पक्ष में है, डील की बात कर रहे हैं ट्रंप, इजराइल हमले और कब्जे की बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल के तेवर से खतरे में पड़ सकता है अमेरिका ईरान समझौता। तो लेबनान पर इजरायली हमले नहीं थमे तो युद्ध भड़केगा ही। लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रख चुका है ईरान, जिस शर्त को इजराइल मारने को तैयार नहीं है। पांडे साहब, इस जंग की सबसे पहली शुरुआत की बात करें, इजराइल पर जो हमला होता है वो ईरान के पाले पोसे ट्रेन के प्रॉक्सीज के द्वारा होता है, उसके बाद से इसकी नींव पड़ जाती है। इस समस्या का अगर समाधान नहीं निकलता है तो इस जंग के खत्म होने, यहां पर शांति होने की क्या कोई गारंटी हो सकती है भला? क्योंकि अगर प्रॉक्सी जिंदा है तो इजराइल पर हमले होंगे, इजराइल पर हमले होंगे तो इजराइल पलटवार करेगा। मैं इस पूरी जो वेस्ट एशिया के अंदर करवाई है उसको तीन पहलुओं में देखता हूं। सबसे पहली बात है जो यूएस ईरान की जो लड़ाई है उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है उसका नाम है ऑपरेशन लायन रोअर। दोनों के मुद्दे, दोनों के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए दोनों के ऑपरेशन का नाम अलग है। अब आप हिजबुल्लाह के खिलाफ या हमास के खिलाफ की लड़ाई देखते हैं, उसके अंदर अमेरिका कहीं भी शामिल नहीं है, उसके अंदर डायरेक्टली इजराइल हिजबुल्लाह हमास की लड़ाई है। तो उसके अंदर अमेरिका का ये बोलना इजराइल को कि आप रोक दो, आपका पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि ईरान मानेगा, उसको मानने की जरूरत है। और जो तीसरा एक लड़ाई के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो जो गल्फ खाड़ी देश हैं, वो अमेरिका को चाहते थे कि ईरान के ऊपर आप जाएं, और ईरान आज तकरीबन 2 महीने 3 महीने के अंदर बम बनाने की बिल्कुल सर, बिल्कुल डीपी पांडे सर। और देखिए, वक्त इतना ही था हमारे पास, पूरी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। तो आपने एक बड़ी बात कही कि हो सकता है क्योंकि बैकफुट पर भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, तो इसका सर ये जरूर होगा कि डील करके जो अमेरिका अपना ऑपरेशन